नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे रोज की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आज के इस सेशन में हमने बिहार में जो 80 नंबर का हिंदी पूछा जाएगा उससे संबंधित यह 60 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर है, जिसमें प्रत्येक टॉपिक से हमने प्रश्न कवर किया है, चाहे वो नाट्य शास्त्र हो, काव्य शास्त्र हो, या व्याकरण हो, या साहित्य हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना किस अभिनय के प्रसंग में की गई है? तो यह क्या है? नाटक के 4 भेद है। अनुभाव के यह 4 भेद है। नाटक का एक भेद है अनुभाव। तो अनुभाव माने अनुभव करना। जो हम विभिन्न अंगों के द्वारा अनुभव करते हैं उन्हीं को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं: सात्विक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आंगिक अनुभाव और आहार्य अनुभाव। सात्विक अनुभाव प्रत्येक प्राणी मात्र के शरीर में मौजूद होता है। जैसे सांप जा रहा है, रास्ते में हम जा रहे हैं, अचानक उसके पास तक हमारा पैर चला गया तो हमारे अंदर कंपन आने लगेगी, मन घबराने लगेगा, पसीना आने लगेगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा, अस्वस्थ, यह सब सात्विक अनुभाव के अंदर आता है। जो किसी सिचुएशन को देखकर जागृत हो जाता है उसे क्या कहते हैं? सात्विक अनुभाव कहते हैं। वह प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान रहता है। तो ऐसे पूछेगा कि सात्विक अनुभव दे देगा कई सारा वैवाण्य, यह सब श्वेत, कंप। तो ये देख लेना कौन हमारे अंदर मौजूद है। अदृश्य रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं, वो सात्विक अनुभव के अंदर आता है। वाचिक अनुभव जो हम वाणी के द्वारा प्रयोग करते हैं, वाणी के द्वारा जो व्यक्त करते हैं कि हम किस तरह किसी बात को रखते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वह वाचिक अनुभव के अंतर्गत आता है। आंगिक अनुभव जैसे नाटक हो गया, हो गया, डांस हो गया, हम लोग कैसे मुद्रा बनाते हैं, या वाचिक आंगिक अनुभव वही होता है जैसे हाथों से इशारा करना, आँखों से इशारा करना, यह आंगिक अनुभव के अंतर्गत आता है। आहार्य अनुभव वेशभूषा से संबंधित होता है। जैसे हम कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे अपने केशों को संवारे हैं, कैसे श्रृंगार किए हैं, ये आहार्य अनुभव के अंतर्गत आता है। तो अनुभव के 4 भेद होते हैं: सात्विक, वाचिक, आंगिक, आहार्य। तो पूछा है प्रश्न कि नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना किस अभिनय के प्रसंग में की गई है? किस अभिनय के प्रसंग में? तो वह वाचिक अनुभव। वाचिक अनुभव ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाणी के द्वारा ही हम हर एक काम करते हैं। अगर हमारे पास वाणी ही नहीं रहेगी तो हम अपने बातों को ना ही किसी को समझा सकते हैं और ना ही किसी के बातों को खुद समझ कर उसका उत्तर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा। वाचिक अनुभव को नाट्य शास्त्र में, और नाट्य शास्त्र किसका ग्रंथ है? तो भरत मुनि का है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ग्रंथ है। इसे पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या जाना जाता है? पंचम वेद के नाम से जाना जाता है नाट्य शास्त्र को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने श्लोकों की व्याख्या की गई है? लगभग 7000 श्लोकों की व्याख्या की गई है, कि लगभग 8000 श्लोकों की व्याख्या की गई है, कि लगभग 5000 श्लोकों की व्याख्या की गई है, या लगभग 6000 श्लोकों की व्याख्या की गई है? क्वेश्चन नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर है। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र में लगभग 5000 श्लोक लिखे गए हैं और उनका विस्तार पूर्वक व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विभाव में क्या प्रधान होता है? वस्तु प्रधान होता है, कि भाव प्रधान होता है, कि विचार प्रधान होता है, कि कल्पना प्रधान होता है? फटाफट आंसर कीजिए। तो विभाव में वस्तु की प्रधानता होती है। विभाव में क्या होती है? वस्तु की प्रधानता होती है। क्योंकि देखिए हमारे अंदर कितना सात्विक अनुभव है,
लेकिन वह प्रकट नहीं होगा। वह किसी न किसी वस्तु को देखेगा, चाहे वह वस्तु मानव के रूप में हो या सामान के रूप में हो या प्रकृति के रूप में हो। किसी वस्तु को देखेंगे तभी हमारे अंदर का अनुभव विभाव जागृत होगा। तो विभाव में वस्तु की प्रधानता होती है, न कि कल्पना की। कल्पना के द्वारा हम नाटक को बस नया आयाम दे सकते हैं। भाव के द्वारा भी नाटक में अतिरिक्त भावनाओं को भर सकते हैं और विचारों को भर सकते हैं, लेकिन वस्तु की प्रधानता सर्वप्रथम होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, समय, स्थान, कार्य के संयोजन का नामकरण क्या कहलाता है? अनिवर्तित्रीय कहलाता है कि संकलन त्रय कहलाता है कि त्रय संकलन कहलाता है कि संयोजन त्रय कहलाता है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। समय, स्थान, कार्य के संयोजन का नामकरण क्या कहलाता है? तो संकलन त्रय कहलाता है। नाटक में समय, स्थान, कार्य को एकत्रित करके जिस विधा को परिमार्जित किया जाता है उसे संकलन त्रय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रस सूत्र की अभिव्यक्तिवादी व्याख्या किसने की है? भरत मुनि ने की है कि अभिनव गुप्त ने कि क्षेमेंद्र ने कि भट्टनायक ने? तो रस सूत्र की अभिव्यक्तिवादी अभिनव गुप्त ने की है। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? अभिनव गुप्त हैं। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रस संप्रदाय के क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के हैं। औचित्य संप्रदाय के हैं। भट्टनायक भुक्तिवाद के प्रवर्तक हैं। भुक्तिवाद के प्रवर्तक हैं। तो इसका राइट आंसर अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? अभिनव गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 6 है, साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती की भूमिका की चर्चा किस आचार्य ने की है? डॉक्टर नगेंद्र ने कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कि केशवदास ने? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती की भूमिका की चर्चा आचार्य केशव प्रसाद मिश्र ने किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुनली काल हमारी बार। इस पंक्ति में पूछा है अलंकार कौन सा है? पक्रोक्ति अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है कि समासोक्ति अलंकार है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। यह अन्योक्ति अलंकार है। कबीरदास का यह पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास जी का है। कबीरदास जी संसार के तुच्छ प्राणियों पे यह अन्योक्ति को साधारण अर्थों में व्यंग कहते हैं कि किसी को ताना मारना। तो ताना मार रहे हैं संसार के लोगों को कि एक दिन इस पृथ्वी को छोड़ के सभी को चले जाना है। कि माली आवत देखकर, जब यमराज को आते देखकर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन ली, कि अनेकों फूल चुन के भगवान के दरबार में चले गए हैं। कल हमारी बारी, मन एक दिन हमारी ही बारी आने वाली है। कोई इस संसार में हमेशा के लिए जीवित रहने वाला नहीं है। तो इसमें अन्योक्ति अलंकार है कि अन्योक्ति कटाक्ष किया गया है संसार के लोगों के ऊपर। यह पंक्ति कबीरदास की है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दक्षिण भारत के प्रमुख हिंदी संस्थान कौन सा है? हिंदी भाषा मंच है कि गांधी स्मारक संस्थान है कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा है कि दक्षिण साहित्य परिषद है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। दक्षिण भारत के प्रमुख हिंदी संस्थान दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांव को सहलाने में ही कुशलता है। यह कथन किसका है? सुदर्शन का है, मुंशी प्रेमचंद्र का है कि विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक का है कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगिया का है? तो यह गोदान से पंक्ति लिया गया है। पंक्ति भी पूछ दिया जाता है कि कहाँ से लिया गया है, तो गोदान नामक उपन्यास से लिया गया है और यह कथन मुंशी प्रेमचंद्र का है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
अज हत स्वार्था किस शब्द शक्ति का भेद है? शाब्दिक व्यंजना का है कि आर्थी व्यंजना का है, अविधा का है कि लक्षणा का है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। अज हस्वार्था लक्षणा शब्द शक्ति का भेद है। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें से भरत मुनि द्वारा वर्णित अलंकार नहीं है, नहीं पूछा है। उपमा है अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार की यमक अलंकार? तो उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है, दीपक अलंकार है। उपमा, रूपक, यमक और दीपक, यह 4 अलंकारों का भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में वर्णन किया है, लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन मिलता है? प्रथम एवं द्वितीय अध्याय में, चतुर्थ एवं पंचम अध्याय में, द्वितीय एवं सप्तम अध्याय में, षष्ठ एवं सप्तम अध्याय में? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। नाट्य शास्त्र के 6वें और 7वें अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामह का समय कब तक माने हैं? तृतीय शताब्दी तक, षष्ठी शताब्दी तक, सप्तम शताब्दी तक कि नवम शताब्दी तक? फटाफट आंसर कीजिए। तो आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामह का समय षष्ठी शताब्दी माने हैं। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। और भामह अलंकार संप्रदाय से संबंधित है। अलंकार संप्रदाय से संबंधित है आचार्य भामह। क्वेश्चन नंबर 14 है भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र में अध्यायों की कितनी संख्या है? 37 अध्याय है कि 38 अध्याय है कि 36 अध्याय है? यह 39 कर लीजिए कि 39 अध्याय। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। 36 अध्याय है नाट्य शास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 15 है सर्वप्रथम किस आचार्य ने अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त किया? रुद्रत ने, वामन ने कि भामह ने कि क्षेमेंद्र ने? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। भामह। भामह अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त करके अलंकार संप्रदाय की स्थापना किए। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। और क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनका ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा। और वामन के ग्रंथ का नाम है वामन का ग्रंथ है वामन का रीतिरात्मक काव्य से वामन की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 16 है अभिनव गुप्त ने कितने रसों की व्याख्या की है? 10,000, 10 रस की कि 11 रस की कि 9 रस की कि 8 रस की? और यह स्टेट 2023 में पूछा गया यह सवाल है कि अभिनव गुप्त ने कितने रसों की व्याख्या की है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। अभिनव गुप्त ने 9 रसों की व्याख्या की है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है भामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार को कितने परिच्छेदों में विभक्त किया? परिच्छेद मीन्स अध्याय। 7 परिच्छेदों में कि 5 परिच्छेदों में कि 8 परिच्छेदों में कि 6 परिच्छेदों में? यहाँ पे अध्याय को परिच्छेद कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। भामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार को 6 परिच्छेदों में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है भामह के काव्यालंकार के 5वें परिच्छेद में किसका वर्णन मिलता है? न्याय विरोध दोष का निरूपण या 10 दोष निरूपण, शब्द शुद्धि निरूपण या अलंकार निरूपण? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। न्याय विरोधी
दोष निरूपण का वर्णन मिलता है भामह के काव्यालंकार के 5वें परिच्छेद या अध्याय में। क्वेश्चन नंबर 19 है, भामह ने अपने ग्रंथ में कितने गुणों का वर्णन किया है? 10 गुण का, 8 गुण का, 3 गुण का कि 20 गुण का? फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। 3 गुणों को भामह ने माना है, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस आचार्य ने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना है? अभिनवगुप्त ने, रुद्रट ने, भामह ने या आनंदवर्धन ने? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। भामह ने वक्रोक्ति अलंकार का सभी अलंकारों का प्राण माने हैं, यानी कि ये वक्रोक्ति अलंकार को ज़्यादा महत्व दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आचार्य दंडी किस नरेश के यहाँ सभा पंडित थे? धारसेन द्वितीय के यहाँ, पल्लव नरेश विष्णु सिंह के यहाँ कि रत्न सिंह के यहाँ कि हर्षवर्धन के यहाँ? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। आचार्य दंडी पल्लव नरेश विष्णु सिंह के यहाँ सभा पंडित थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, आचार्य दंडी ने काव्यादर्श के प्रथम परिच्छेद में किसका वर्णन किया है? शब्दालंकार निरूपण का कि 10 विधा काव्य दोषों का विवेचन किया है कि काव्य लक्षण, भेद, रीति तथा गुणों का विवेचन किया है कि इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। आचार्य दंडी ने अपने देखिए दंडी का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? काव्यादर्श है। काव्यादर्श में उन्होंने काव्य लक्षण, भेद, रीति तथा गुणों का विवेचन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रीतिरात्मक काव्य से आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली रीतियों का कल्पना किस आचार्य ने किया? भरत मुनि ने, दंडी ने कि वामन ने कि क्षेमेंद्र ने? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली रीतियों की कल्पना आचार्य वामन ने किया, इसीलिए इन्हें रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से किस आचार्य ने वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षण माना है? भरत मुनि ने कि आचार्य दंडी ने कि अभिनवगुप्त ने कि आचार्य वामन ने? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। इन आचार्य वामन ने वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षण माना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आचार्य उद्भट किस संप्रदाय से संबंधित है? ध्वनि संप्रदाय से कि अलंकार संप्रदाय से कि औचित्य संप्रदाय से कि रीति संप्रदाय से? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। आचार्य उद्भट अलंकार संप्रदाय से संबंधित है। ध्वनि संप्रदाय से आनंदवर्धन संबंधित है। संवर्धित औचित्य संप्रदाय से क्षेमेंद्र संबंधित है और वामन रीति संप्रदाय से। क्वेश्चन नंबर 27 है, काव्यालंकार सार संग्रह किसका ग्रंथ है? आचार्य भामह का है कि आचार्य वामन का है कि क्षेमेंद्र का है कि उद्भट का है? काव्यालंकार सार संग्रह किसका ग्रंथ है? तो उद्भट का ग्रंथ है काव्यालंकार सार संग्रह, ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, रुद्रट के ग्रंथ काव्यालंकार में श्लोकों की संख्या कितनी है? 734 श्लोक हैं कि 833 हैं कि 735 हैं कि 723 श्लोक हैं? तो रुद्रट के ग्रंथ काव्यालंकार में 734 श्लोक हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से साधारणीकरण के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा कथन है? सहृदय के चित्त की साधारणीकरण होता है, आलंबन तत्व धर्म का साधारणीकरण होता है कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है कि विभावादिवाद का साधारणीकरण होता है? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। आलंबन तत्व की
तत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से श्रृंगार रस का विरोधी रस कौन सा है? करुण भयानक हास्य शांत या करुण विभत्स श्रृंगार हास्य, करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स। विरोधी पूछा है तो इसमें श्रृंगार है, तो श्रृंगार का विरोधी श्रृंगार तो हो नहीं सकता है, तो यह ऑप्शन कट गया। इनमें से सभी हो ही नहीं सकता, दो ऑप्शन में से चुनिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। करुण रस श्रृंगार रस का विरोधी है। श्रृंगार रस में प्रेम होता है, करुण रस में रुवाई होता है। रौद्र रस क्रोध भी, वीर भी, भयानक भी और घृणा विभस विभस रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा है, जुगुप्सा है। तो यह श्रृंगार रस के विरोधी रस हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेते आई। यह पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो की है कि मलिक मोहम्मद जायसी की है कि महात्मा गांधी की है कि कामता प्रसाद गुरु की है? तो तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेते आई, इस पंक्ति के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ है भाषा का विज्ञान और विज्ञान का अर्थ विशिष्ट ज्ञान से, इस प्रकार भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा का विज्ञान कहलाता है। उक्त परिभाषा किसका है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का यह परिभाषा है भाषा के संबंध में, कि डॉक्टर देवी शंकर द्विवेदी का है, कि डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा का है, कि डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी का है? कपिल देव द्विवेदी का है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा का यह परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखित ग्रंथ है, भाषा विज्ञान की भूमिका है कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास है, कि भाषा विज्ञान है कि हिंदी भाषा का इतिहास है? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। हिंदी भाषा का इतिहास धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखित ग्रंथ है। और भाषा की विज्ञान की भूमिका, भाषा विज्ञान की भूमिका देवेंद्र शर्मा का है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास डॉक्टर उपनारायण तिवारी का है। और हिंदी भाषा का उद्गम के जगह पर उद्भव रहता तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाता, लेकिन हिंदी भाषा का उद्गम और विकास डॉक्टर उपनारायण तिवारी का है। और भाषा विज्ञान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का है। तो इसका ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। हिंदी भाषा का इतिहास धीरेन्द्र वर्मा का है। क्वेश्चन नंबर 34 है, लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, कि तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है, कि अष्टाध्यायी में मिलता है, कि प्राकृतिक प्रकाश में मिलता है? प्राकृतिक प्रकाश वररुचि जो संस्कृत के आचार्य थे, वररुचि का ग्रंथ है प्राकृतिक प्रकाश। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है, पाणिनि की रचना है और यह एक व्याकरण ग्रंथ है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। पाणिनि के अष्टाध्यायी में लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वाराणसी का बनारस होना किसका उदाहरण है? अल्प प्राणी का उदाहरण है, कि घोषीकरण का, कि वर्ण विपर्य का, कि समानाक्षर लोप का? क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। वर्ण विपर्य का दोष है बनारसी का बनारस होना, वर्णों का विपर्य या बदलाव हो गया है, वाराणसी का बनारस बन गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वाक्य के अनिवार्य तत्व होते हैं? 5 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, कि 6 होते हैं? तब वाक्य के अनिवार्य तत्व 3 होते हैं। एक पहला आकांक्षा होता है, दूसरा योग्यता होता है, तीसरा सुनिधि होता है।
क्वेश्चन नंबर 37 है, शैली के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ख है 8 भेद होते हैं, कि ऑप्शन नंबर ग है 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर घ है 2 भेद होते हैं। शैली के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। शैली के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। शैली के आधार पर भी वाक्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, शिथिल वाक्य, समीकृत वाक्य और आवर्तकी वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, प्रश्न वाक्य और इच्छावाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 38 है, कुशल, प्रवीण, तैल, गौशाला, गवेषणा आदि शब्दों का उदाहरण है। अर्थ संकोच का, कि अर्थादेश का, कि अर्थोपकर्ष का, कि अर्थ विस्तार का। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर, अर्थ विस्तार का। अर्थ विस्तार का अर्थ है कुशल। पहले कुशल, किसी काम के करने में कुशल होना, काम में दक्षता प्राप्त कर लेना कुशल अर्थ में प्रयोग होता है। लेकिन अब अर्थ का विस्तार हो गया है। अब हर एक लाइन में कुशलता प्राप्त करना, प्रवीणता प्राप्त करना कुशल का अर्थ है। जैसे तिल से तेल बनता था, पहले तिल से तेल बनता था, तो इसीलिए तेल कहा गया। लेकिन अभी कई सारे तेल का विस्तार हो गया है। जैसे सरसों का तेल को भी तेल कहते हैं, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल। तो यह तेल एक तेल का विस्तार हो गया है, तेल शब्द का। इसी तरह अन्य शब्दों का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 39 है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? 1993 ईस्वी में हुआ, कि 1942 ईस्वी में, कि 1983 ईस्वी में, कि 1954 ईस्वी में? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। 1983 ईस्वी में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा वर्तनी का मानकीकरण हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 है, देवनागरी का प्रचार प्रसार करने वाले महापुरुषों में सबसे पहला नाम किसका आता है? तो सबसे देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार करने में सबसे पहला नाम राजा राम मोहन राय का आता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, असुर शब्द का प्राचीन समय में क्या अर्थ था और आज क्या अर्थ है? देव राक्षस, मानव राक्षस, राक्षस देव या गंधर्व राक्षस? फटाफट आंसर कीजिए इसका। तो असुर शब्द का प्राचीन समय में देव था, देव को असुर कहते थे, और आधुनिक युग में असुर को राक्षस कहते हैं। तो असुर माने जिसके पास असुर, जिसके पास राक्षसी गुण न हो, तो देवता के रूप में पहले प्रयोग होता था, आज के राक्षस अर्थ में। देखिए, असुर शब्द को ऋग्वेद में देव तथा संस्कृत भाषा में राक्षस कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, वाक्य के कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं, कि 2 भाग होते हैं? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। एक विधेय होता है। उद्देश्य कर्ता को कहते हैं और विधेय क्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली की स्थापना कब हुई? 1971 में हुई, कि 1974 में हुई, कि 1982 में हुई, कि 1961 में हुई? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर
घ राइट आंसर। 1961 ईस्वी में वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 44 है, ऋग्वेद में अमृत की नाभि और देवों की जिह्वा किस शब्द को कहा गया है? संस्कृत भाषा को कहा गया है कि बोली को कहा गया है कि भाषा को कहा गया है कि अवेस्ता को कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। ऋग्वेद में अमृत की नाभि और देवों की जिह्वा भाषा को कहा गया है। काव्यांश शब्द में कितने स्वर्ण होते हैं? स्वर्ण या स्वनिम या वर्ण? वर्ण कितने कैसे होते हैं? अर्ध में होते हैं, आधा होते हैं। 3 होते हैं कि 5 कि 8 कि 9? यह 8 है। इसका विस्तार करके देख लीजिए। आधा क 1 हो गया, प्लस आ प्लस आधा व प्लस आधा य प्लस आ प्लस न प्लस श प्लस अ। काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तब काव्यांश में 8 स्वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, मृग शब्द में क्या हुआ है? अर्थ का विस्तार हुआ है, अर्थ का संकोच हुआ है कि अर्थादेश हुआ है कि इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। अर्थ का संकोच हुआ है। जैसे पहले मृगेंद्र कहने पर मृगेंद्र 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 कहने पर सिंह या शेर का अर्थ निकलता था, लेकिन आज के अर्थ में इसका संकोच हो गया है। अब मृगेंद्र माने मृगों का राजा, अर्थात शेर के अर्थ में या सिंह के अर्थ में होता था कि सभी जानवरों का राजा, लेकिन आज इस मृग शब्द का अर्थ संकोच में हो गया है। मृग से हिरण शब्द का बोध होता है। हिरण एक जानवर है, तो इसका अर्थ का संकोच हुआ है। बूंदी और कोटा की हड़ौती बोली हिंदी के किस वर्ग में आती है? कि जयपुरी में आती है कि मेवाती में आती है कि राजस्थानी में आती है कि मालवी में आती है? क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। बूंदी और कोटा की हड़ौती बोली राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है। राजस्थानी की 4 बोलियां हैं, मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी। यह 4 बोलियां हैं राजस्थानी बोली के। राजस्थानी भाषा के 4 बोलियां हैं। तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक है कि आज्ञावाचक है कि इच्छा की वाचक है कि निषेधवाचक है? तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो अर्थात तुम्हारा काम सफल हो, यह इच्छा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, नागरी तेरी यही दशा शीर्षक से कविता की रचना किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कि भोलानाथ तिवारी ने कि राजा राम मोहन राय ने कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? तो नागरी लिपि की सुधार में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक युग में ज़्यादा भूमिका निभाया। सरस्वती पत्रिका में इन्होंने अनेक ऐसे लेख लिए जो प्रतिष्ठित हिंदी से संबंधित था। तो इसका ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नागरी तेरी यही दशा शीर्षक से कविता की रचना की। क्वेश्चन नंबर 50 है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय कब स्थापित हुआ? 1964 में कि 1961 में कि 1955 में कि 1960 में? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण का श्रेय किस विद्वान को जाता है? प्रोफेसर हिगले को जाता है कि प्रोफेसर टांसले को कि प्रोफेसर सेगल को कि प्रोफेसर जॉन मथाई को? तो प्रोफेसर जॉन मथाई को जाता है भाषा के आकृति मूलक वर्गीकरण का।
भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम में कौन सा सुमेलित है? संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश पाली, प्रकृति, संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्रकृति, अपभ्रंश। तो यही उसका राइट आंसर होगा। पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, तब अपभ्रंश से अवहट हुआ, अवहट से हिंदी का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 53 है, पंक्ति से पाली की उत्पत्ति किस विद्वान ने माना? प्रोफेसर पिसले ने, आचार्य विशेश्वर भट्टाचार्य ने, बररुचि ने कि पतंजलि ने? क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। आचार्य विधुशेखर भट्टाचार्य ने पंक्ति से पाली की भाषा की उत्पत्ति माने हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, बररुचि ने प्राकृतों की संख्या कितनी मानी है? 4 मानी है कि 5 मानी है कि 6 मानी है कि 8 मानी है? फटाफट आंसर कीजिए। तो बररुचि ने प्राकृतों की संख्या 4 मानी है। सौरसेनी प्राकृत, मागधी, महाराष्ट्री और पैसाची। क्वेश्चन नंबर 55 है, इनमें से कौन सा पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? नहीं पूछा है। ब्रजभाषा नहीं है कि बुंदेली नहीं है कि खड़ी बोली नहीं है कि छत्तीसगढ़ी नहीं है? तो ब्रजभाषा, बुंदेली और खड़ी बोली यह पश्चिमी हिंदी से संबंधित है, जबकि छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी से संबंधित है। छत्तीसगढ़ी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसका ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर है। आज का यह सेशन यहीं समाप्त होता है। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हम भी प्रेरित होंगे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।